गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए। देखिए, आपके लिए आपत्ति का समय आ चुका है कि अगर आपको किन्हीं प्रश्नों में अगर आपत्ति है तो आप उसके लिए यहाँ पर अपना जो उत्तर है उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको डाल दिया है। तो खाली यहाँ पर देखते हैं हम कि आपका 17 और 18 तारीख को जो है आप इन क्वेश्चंस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, पहले आपको बताया गया हुआ है कि आपका जो पेपर हुआ था उसके अंदर कुछ सवाल है जिनके उन्होंने जो उत्तर है वो यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। और उसको अगर आपने मार्क नहीं किया है तो यहाँ पर उसको आप जाकर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किन्हीं प्रश्नों में आपको आपत्ति है तो जाकर उनको क्लेम करिए। कैसे कर सकते हैं? आप अपनी एनसीईआरटी का बेस बना के एनसीईआरटी के आधार पर आप जो है उसको वहां पर क्लेम करेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई अन्य पुस्तक है उस पुस्तक में दिया हुआ है तो भी आप वहां से जाकर उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आपको अगर इसके अंदर देखा जाए तो आपको हमारी नजर में जितने आए कम से कम 5 सवाल तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इसको क्लेम कर सकते हैं और अपने आंसर्स वहां पर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी मतलब यहाँ पर खुश होने की बातें आपके लिए भी यहाँ पर है कि हम बात करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में भी कि कट ऑफ वगैरह के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन चूंकि क्या हुआ है, आपके जो आंसर की है उसमें काफी यहाँ पर त्रुटि पाई गई है ना। त्रुटि एंड एरर, ट्रायल एंड एरर की बात हो रही है। आपके आंसर की में लगभग लगभग 5 जो है वो आपके गलत आंसर दिए हुए हैं। तो आपका ध्यान रखिए, जो भी आपके अंक हैं वो यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंक क्या करेंगे, आपके अंक यहाँ पे या तो वो ऊपर जा सकते हैं या वो नीचे भी आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा अगर बीपीएससी ने सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको अगर रिवाइज कर दिया तो। ठीक है, रिवाइज कर दिया। खैर यहाँ देखिए, इतना नाजुक मामला है यहाँ पर कि अगर एक सवाल भी प्लस माइनस होता है तो पूरा खेला यहाँ पर बिगड़ सकता है कई लोगों का, है ना। पूरा धुर्रा बिगड़ जाएगा यहाँ पर अगर यहाँ पर एक भी आंसर गलत या चेंज वगैरह होता है तो। ठीक है, पूरे कैलकुलेशंस मैनिपुलेशंस पूरे ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, और अगर पांचों के पांचों को कर लिया तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब किसी के अगर 50 आ रहे हैं तो वो 45 पे भी आ सकता है, 46 पे भी आ सकता है, और किसी के अगर 50 आ रहे हैं तो 51 52 के ऊपर भी जा सकता है, बेस्ड अपॉन उसने किस प्रकार से आपत्ति लगाई है, उसके आंसर चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसा कि देखा गया था लास्ट टाइम, क्या हुआ था लास्ट टाइम, पिछली बार क्या हुआ था, वो जो आंसर्स मानते हैं, ठीक है, जो आंसर्स वो एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, वो कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आपने मान लीजिए डी मार्क किया हुआ है एंड करेक्ट आंसर में क्या है, करेक्ट आंसर में आपका ए होना चाहिए, तो वो डी एंड डी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, ए को वहां पर वो मान्यता दे देते हैं। मतलब आपका अगर यहाँ +1 हो रहा था तो जैसे ही यहाँ पर ए होगा तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इसलिए आप सतर्क रहें, ठीक है, सावधान रहें और इस चैनल को देखते रहे और सही ज्ञान प्राप्त करते रहे। ऑलराइट, ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपकी विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा, आपकी टीआरई 2.0 की विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वर्ग 11-12 के विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 15-12 तारीख को आपका हुआ था परीक्षा। ठीक है, ये सभी को मालूम है। श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 16-12-23 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, आपके उपलब्ध है यहाँ पर। और उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को, है ना, कौन क्लेम करेगा, केवल अपीयर्ड जो थे वो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका ए से कर लें। ठीक है, जो भी आंसर्स दिए हुए हैं ए के साथ वहां पे मैच कर लेंगे। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे क्या करें, अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड, ठीक है, आपका जो भी यूजर नेम है एंड जो भी आपका पासवर्ड है उसको लेके वहां पे लॉग इन करें और डैशबोर्ड पर दिनांक 17 तारीख से, यानी आज से हो रहा है 17 से लेके आप क्या करें, इसको दिनांक 18-12-2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्तोत्र, स्तोत्र ये आपका स्रोत है, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आपका जो स्रोत है वहां से, ठीक है, जहां से नदी बह रही है, साक्ष्य के साथ अपलोड करें। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। 2 दिन में आपका ईमेल पहुंच भी नहीं पाएगा, मतलब स्पीड पोस्ट पहुंच भी नहीं पाएगा, में भी पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, केवल आपका जो लॉगिन करना है अपने वहां पर, औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। ठीक है, भविष्य में आपको बोलेंगे कि नहीं हम 19 तारीख को क्लेम करेंगे यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास है अभी से लेके लगभग लगभग 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप इसको फटाफट क्लेम करेंगे, आपको जो भी प्रश्न बताए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए। या अगर आपको पहले से कुछ प्रश्न मालूम पड़ गए हैं, आपने देखा है, मिलान किया, आपने आंसर की का आपको त्रुटि नजर आ रही है,
तो भी आप इसको साक्ष्य के तौर पर वहां पे आपको मालूम होगा, हमें तो मालूम नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करके जिस प्रकार से भी आपको वहां सबमिट करने बोलते हैं, क्या वो पीडीएफ बोलते हैं, क्या वो इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या डॉक फाइल बोलते हैं, कैसी बोलते हैं, उस हिसाब से जाके आप वहां पर उसको सबमिट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपके जो डैशबोर्ड है वहां पर, कि वहां पर दिया होगा शायद क्लेम बटन वगैरह कुछ उस प्रकार से, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए और जाके वहां पर क्लेम करिए उन सवालों को। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहे हैं अभी तक, उन सवालों का वहां पर क्लेम करिए। एंड उसी के साथ यहाँ पर हम कल देखेंगे यहाँ पर कि हम और कौन से सवालों को वहां पर हम क्लेम कर सकते हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं। ठीक है, उनको भी देखेंगे और बताएंगे आपको कि आप जो है कल रेडी रहिएगा। कल दिनांक 18 दिसंबर है, फटाफट अगर आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, ठीक है, इनके आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अगर आपने दिया हुआ है। आपको बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है, किन सवालों में गलती है, किन सवालों में त्रुटि है, क्या आपने मार्क किया है, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं कल मॉर्निंग में इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी जो है पूरा आपने पेपर देख लिया होगा, पूरा आपने पेपर का आंसर्स भी देख लिए होंगे, उनका मिलान भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों जाने दें आपको। चलिए, कल हमने 83 सवाल तक देख लिया था, अब देखते हैं हम 83 के आगे और कंप्लीट करेंगे। इसी वीडियो के अंदर हम 150 तक पहुंचेंगे पूरा। ठीक है, पूरी जंग देखते हैं यहाँ पर। When objects that are closer to you obstruct the view of objects that are farther away, it is an example of which molecular cube? कितनी बार बोला है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सवाल डायरेक्टली आपका वहां से उठाया गया है। क्या आंसर बोल रहे हैं यहाँ पर, इंटरपोजिशन, एरियल पर्सपेक्टिव, टेक्सचर ग्रेडियंट, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। क्या आंसर दिया है बीपीएससी ने, बीपीएससी ने दिया है इसको इंटरपोजिशन। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए एक बार इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप। जब आपके करीब की वस्तुएं दूर की वस्तुओं के दृश्य में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो यह किस एक नेत्री संकेत का उदाहरण है। ये आपकी अंतः स्थिति यहाँ पर दिखा हुआ है, इंटरपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इंटरपोजिशन ये आपका जो है, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी सवाल है यहाँ पर, जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ के गए थे उनके लिए बड़ा ही यहाँ पर आसान सवाल है। ठीक है, ये आपका जो है कट ऑफ को वेरी करेगा। ठीक है, 84 में देखिए, धारणा के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। धारणा एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। धारणा व्यक्तिगत संवेदी आदानों से प्रभावित होती है। धारणा इसके भागों का योग है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फिलहाल राइट आंसर है आपका ये, धारणा इसके भागों का एक योग है, द सम इज ग्रेटर देन होल, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे होंगे यहाँ पर ये। 84 में देखिए, यहाँ पे देखते हैं 84 में क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन, व्हाट डज गेस्टाल्ट मीन। सिंपली आपसे गेस्टाल्ट का मतलब पूछा है, तो ये तो 100% सभी लोग इसको एक्यूरेटली सही किया होगा। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ को जो है ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, परसेप्शन इज अ सिंपल लीनियर प्रोसेस, परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल सेंसरी इनपुट्स, परसेप्शन इज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सही बोला हुआ है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, परसेप्शन इज द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, ये है आपका परसेप्शन। ठीक है, क्या कर दिया आपने, इसको समझ रहे हैं आप यहाँ पर सर्कल। अब देखिए अगला अगला है आपका यहाँ पर, हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक है ना, पिता यहाँ कह रहे हैं, और फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसने बताई थी आपको यहाँ पर, विल्हेम वुंट दिया है, सिगमंड फ्रॉइड दिया है, इवान पावलोव दिया है, डी मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है, या फिर ई आपका यहाँ पर नन ऑफ द अबव दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम वुंट। ठीक है, ये सभी ने सही किया होगा इसको। ठीक है, ये भी सब देखिए, ये दोनों सवाल तीनों सवाल कहाँ हैं आपके, अगेन आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, बाद में बताएंगे कि कितने सवाल आए थे एनसीईआरटी से। कल ही हमने जो है 12-13 सवाल देख लिए थे, 3 आपने और ये देख लिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये था आपका 85 नंबर का सवाल, किसको अक्सर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और जिसने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी वो है आपके यहाँ पर विल्हेम वुंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा माना जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा का प्रयोग, पूर्वाग्रह और पक्षपात, स्फूर्ति से ध्यान देना, डी एंड ई। थोड़ा सा भी अगर आपने इसमें कॉमन सेंस लगाया होगा होता तो आपका ये उत्तर सही हो जाता। यहाँ पे उन्होंने क्या आंसर बोला है, इसको बोला है पूर्वाग्रह और पक्षपात के बारे में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पूर्वाग्रह और पक्षपात के बारे में बोल रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूजिंग क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। ये कैसे साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकती है, प्रेजुडिस एंड बायस, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना और यहाँ पर आपका स्पष्ट भाषा का और कंसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना आपके लिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, प्रेजुडिस एंड बायस है। ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रति आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे नेगेटिव या जो भी है पॉजिटिव जो भी आप बायस रख सकते हैं, वो सब क्या है, वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है कि नहीं हमको इनसे बात नहीं करनी, हमको इनकी बात नहीं सुननी,
हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये आपका प्रेजुडिस एंड बायस है। ठीक है, आपको लगता है कि टफ टफ चीजें पढ़ के आपका मतलब खैर जाने दीजिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता, पास्ट एक्सपीरियंस, कल्चर, सेंसरी रिसेप्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आंसर इसका, आपके जो संवेदी ग्राही होते हैं वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए फिर अगला सवाल जो बोल रहे हैं सवाल नंबर 86, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल which of the following types of processing leads to better memory retention। कौन सा बोल रहे हैं, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। जैसे ही आप नाम पढ़ते हैं सी एंड एल आपके दिमाग में आ जाने चाहिए 1972। ठीक है, 68 में कौन था, ए एंड एस थे। ठीक है, रैपिड प्रोसेसिंग, डीप प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, क्या है इसका आंसर आपका है डीप प्रोसेसिंग की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, गहनता के स्तर पर आप क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। प्रोसेसिंग मॉडल के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोसेसिंग से बेहतर मेमोरी रिटेंशन होती है, आपकी गहन प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी डीप प्रोसेसिंग है 86। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 87 में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है आपके वह कारक नहीं है जो धारणा को प्रभावित करता है। ठीक है, कारक समझिए, फैक्टर बोल रहे हैं यहाँ पर, अतीत के अनुभव, संस्कृति, संवेदक ग्राह्य जो है, संवेदक ग्राह्य संवेदी लिख देते, संवेदी ग्राह्य जो है आपको क्या नहीं करती, आपके परसेप्शन को यहाँ पर प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 88 तो देख लिया हमने अभी, यहाँ पर देखिए 89 नंबर का सवाल, The Rorschach ink blot test typically consists of how many ink blot images। कहाँ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी, लेकिन नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 10 यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका 10 नंबर सवाल है। ये देखिए अगर आपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी है लेकिन आपको अगर भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी थोड़ी सी आपको आती है अच्छे तरीके से, तो भी आप इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। पढ़िए जरा इसको सामान्य तौर पर, विच फैक्टर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज मोनोटनी इन अ जॉब। ठीक है, मोनोटनी यानी कि एक जैसा जो होता है हमारा। ठीक है, मोनो मतलब ध्यान दीजिएगा हमेशा, मोनो मतलब क्या होता है आपका सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल, जॉब रोटेशन, टास्क वैरायटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देखिए जरा, थोड़ा सा हिंदी में इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है और क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नौकरी में नीरसता बढ़ाने में कौन सा कारक योगदान दे सकता है। ठीक है, यानी कि मोनोटनी बढ़ाने के लिए, नीरसता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कार्य जो है आपको योगदान देगा। ठीक है, आप मतलब एक जैसा कार्य करते करते क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, उसकी बात हो रही है। कार्यवर्तन, ठीक है, कार्य विविधता, कार्य कुशलता विकास के अवसर, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, ये आपको मोनोटनी नहीं होने देंगे। ठीक है, मोनोटोनी जो भी है आपको ये नहीं होने देंगे, आपको नीरस नहीं होने देंगे। आपका जो है यहाँ पर जॉब चेंज होता रहेगा, है ना। कार्य विविधता, आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप मान लीजिए ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, कल आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, फिर परसों ये पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बार हो सकता है आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में काम करने दिया जाए, एक बार आपसे बोला जाए वर्ड में काम करिए, एक बार आपसे बोला जाए डॉक में काम करिए, एक बार आपसे बोला जाए गूगल में काम करिए, है ना। ये क्या होता जाएगा, आपके यहाँ पर मोनोटनी नहीं आएगी क्योंकि आप एक जैसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और उसी के साथ कार्य कुशलता विकास के अवसर मिलेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, आप नीरस नहीं होंगे अपनी नौकरी के दौरान। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसका आंसर क्या होगा आपके नंबर 90 का, 90 क्या जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए औद्योगिक मनोविज्ञान में शास्त्रीय युग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या था। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रमुख उद्देश्य की, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है उनका, वो है आपका कार्यकर्ता की स्वायत्ता और आत्मनिर्देशन पर जोर देना, कार्यस्थल में मानवतावादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से श्रमिक उत्पादकता बढ़ाना। ये जो था उनकी सेंट्रल थीम थी यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 91 के अंदर तो मिले यहाँ पर 2 सवाल इंडस्ट्रियल से, जो आप पहला सवाल जो था वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप कर सकते थे। अगला देखिए बोल रहे हैं प्रश्न नंबर 92 के अंदर, कौन सा कारक जो है अक्सर अच्छा महसूस करो, अच्छा करो, फील गुड डू गुड फिनोमेना से जुड़ा होता है। वहां पे क्या बोल रहे हैं, समानुभूति, नकारात्मक मनोदशा, दूसरों के उपकार करने का सिद्धांत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, समानुभूति। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 श्रेणियां वाली काई स्क्वायर आकस्मिकता तालिका में स्वतंत्रता की कितनी डिग्रियां होती हैं। यहाँ पर डिग्री देना भूल गए, सब कुछ कर दिया उन्होंने। 4, 2, 3, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या बोले, टेबल बताई ही नहीं कैसे बननी है। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर उन्होंने सही मार्क किया है, तो आप मान के चलिए मे बी वो शायद इसको मैनिपुलेट करें या चेंज करें। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ 5 ऑप्शन रखने से आप देखिएगा यहाँ पर क्या चीजें होंगी आपके जो भी बीपीएससी परीक्षा दी है उनके साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 95, रेशनल इमोटिव थेरेपी आरईटी का किसके द्वारा विकसित की गई। एल्बर्ट एलिस, एरन बेक, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड तो आपको मालूम है, कंफर्म नहीं है यहाँ पर, एरन बेक की यहाँ पर बात है और एल्बर्ट एलिस की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आपको, करेक्ट आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट एलिस। उसके बाद देखिए ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये वाला जो सवाल है वो भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये जो है आपका रेचन के माध्यम से ये भी शायद आपको वहां पर मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी में। अगेन देखिए 3 सवाल लगातार आपको सेट में पूछे हुए हैं।
सवाल नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अक्सर नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है? 16PF, EPQ, MMPI। ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 94 का क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आपका MMPI, मिनेसोटा वाला जो है आपका। ठीक है, लास्ट टाइम भी देखिए उन्होंने पूछा था MMPI से संबंधित, इस बार भी उन्होंने पूछा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 93 में बोल रहे हैं, रेचन के माध्यम से आक्रामकता में कमी के साथ अक्सर कौन सा कारक जुड़ा होता है? आक्रामक आवेगों को नियंत्रित करना और गैर हानिकारक तरीके से व्यक्त करना, आक्रामक आवेगों को पूरी तरह से दबाना, आक्रामक भावनाओं को नजरअंदाज करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए कैथारसिस की बात कर रहे हैं। कैथारसिस में क्या होता है आपका? आपका होता है एक्सप्रेसिंग एग्रेसिव इंपल्सेस इन अ कंट्रोल्ड एंड नॉन हार्मफुल वे। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकियाट्रिक असेसमेंट के लिए किसका करते हैं? 16 PF तो आपकी बनाई है बेचारी ने थ्योरी, यहाँ पर उसको यहाँ पे डाल दिया है। MMPI की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जिसके द्वारा हम साइकियाट्रिक असेसमेंट में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 90, विच फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज मोनोटोनी इन जॉब? इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही क्या करेंगे? आपकी डाइवर्सिटी यहाँ पर बढ़ाएंगे आपके जॉब के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट वाज द वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिकल एरा इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? वो क्या था आपका? इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज देखिए एचआर वगैरह रखे जा रहे हैं कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? एम्प्लॉइज को भागने नहीं देना है, उनसे हमको गधों की तरह काम करवाना है। ठीक है, और अपनी कंपनी का फायदा उठवाना है। ठीक है, तो कंपनी फायदे में कैसे जाएगी? जब हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर इस प्रकार से क्या करेंगे? इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करें, कैसे वहां का टेम्परेचर वगैरह रखें, वो सारी चीजें जो है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं, नॉट ओनली टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेशनल इमोटिव थेरेपी RET वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट एलिस, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 96, इन अ काई स्क्वायर कंटिंजेंसी टेबल विद 4 कैटेगरीज। थोड़ा सा सवाल को टफ बनाना चाह रहे थे, कुछ ज्यादा ही टफ बना दिया। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर? 4, 2, 3, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 92 देखिए, विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फील गुड डू गुड फेनोमेना? ठीक है, फील गुड डू गुड फेनोमेना से अगेन क्या कर रहे थे? सवाल को और तेज बनाना चाह रहे थे, और उसमें इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। एम्पैथी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, नेगेटिव मूड अल्ट्रुइज्म यहाँ पे दिया हुआ है, एम्पैथी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी आंसर की में इसको यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, एम्पैथी को बोल रहे हैं यहाँ पर, विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद फील गुड डू गुड फेनोमेना। ठीक है, ऐसा होता है आपके प्रो सोशल बिहेवियर में जब आप जाएंगे। ठीक है, तो आप एम्पैथाइज होकर कर सकते हैं, लेकिन जो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर वो उससे यहाँ पर उपयुक्त तो उतना प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, या फिर होता भी है यहाँ पे, तो बहुत सब्जेक्टिव बात आ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे हम बात करेंगे आपके सवाल नंबर 97 की। व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर क्वार्टाइल डेविएशन इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन? ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर क्वार्टाइल डेविएशन इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन? जब भी आपको बोला है कि इस प्रकार से खतरनाक सवाल आपको देखने को मिले और आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्या होगा आंसर, तो क्या मार्क करना है आपने? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है जो आप पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ ने क्या बोल दिया कि ठीक है, ई नन ऑफ द अबव आंसर होगा। पहले भी आपको बताया गया है, बीपीएससी ऐसा करता है कि जिस सवाल का उत्तर उसको भी बताने में थोड़े से जो है हाथ पांव ढीले होंगे मे बी। ठीक है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? ई नन ऑफ द अबव यहाँ पर उन्होंने आंसर दे दिया है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 100, व्हाट डज एन आईक्यू स्कोर ऑफ 100 टिपिकली रिप्रेजेंट ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट? बताया हुआ है आईक्यू क्या बताता है आपका? यहाँ पर आपका एवरेज बताता है, एवरेज इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इजी सवाल है, इसको मोस्टली लोग यहाँ पर सही करेंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे अगेन अगला सवाल जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच फैक्टर एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ परसीव वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑफ अ टास्क और गोल इन मोटिवेटिंग लर्निंग? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आपकी वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक, जितना आप वैल्यू देंगे उतनी आप एक्सपेक्टेंसी वहां पे बढ़ती जाएगी। फिर देखिए अगला सवाल जो यहाँ पर है वो है, इन क्लाइंट सेंटर थेरेपी द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग द क्लाइंट्स इमोशंस। क्लाइंट जो फील कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना, एंड थॉट्स इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, एम्पैथिक लिसनिंग, कन्फ्रंटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है यहाँ पे आपके लिए, सवाल नंबर 102, विच अप्रोच फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द रूट कॉजेस क्या हो गया पे, कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट रूट कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर अकरेंसेस? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आपका बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोच अगर आपकी रहेगी तो आप जो यहाँ पे सड़क हादसे बचा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। उसके साथ देखिए यहाँ पे आपसे अगेन एक आसान सा सवाल पूछा है यहाँ पे आपसे, वो पूछ रहे हैं, विच पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी? किसकी बात कर रहे हैं? आपके कॉग्निटिव, बिहेवियर, साइको एनालिटिक, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल एंड सिंपल आपके सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल है आपका, व्हाट डज एन आईक्यू स्कोर ऑफ टिपिकली रिप्रेजेंट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके एवरेज इंटेलिजेंस की। ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं आगे। देखिए ये सब देख लिया है हमने, अब चलते हैं आगे। आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये सवाल, गोल सेटिंग थ्योरी। आपको बोला था, देखिए उन्होंने मास्लो नहीं पूछा था, पूछ लिया इस बार। ठीक है, बोला था कि मास्लो पे रेडी रहिएगा, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको आप मैच कर लेते तो मोस्टली आप यहाँ पर सही आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, ए देखिए, ए आपका यहाँ पर 2 में दिया हुआ है। देखिए किसकी बात कर रहा है, प्रपोजेस द इंडिविजुअल हैव हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब यहीं पे आंसर में ही, उत्तर में, प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। ए के साथ 2, इनके साथ आप थोड़ा सा और दूसरा जो था अच्छे से मैच कर लेते तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, ए बी सी डी ई तक पहुंचा दिया इन्होंने आपकी टेबल को, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। और इन्होंने क्या बोला है सही आंसर इसका, इन्होंने बोला है कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 21435 यहाँ पे इन्होंने नंबर डायल किया है। अगला सवाल देखिए, अगेन आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, विच प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ऑफन यूज। ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये भी आपकी एनसीईआरटी, ये तो नहीं, ऊपर वाला जो था वो आपकी एनसीईआरटी से था। विच प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ऑफन यूज। अब देखिए ऊपर वाला से उन्होंने इतना सिंपल सा दे दिया, अब ये तो आपको मैच करते बनना चाहिए। ये कर लिया तो आपके पास 50-50 बचता है, या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे पीजीटी में सीट प्राप्त करना है तो। Which problem solving method is often used when people don't have enough time or resources to employ a systematic approach। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो क्या करते हैं आप, एमसीक्यू करा दो, एमसीक्यू करा दो, और एमसीक्यू से कुछ होता नहीं है, है ना। पास कौन होता है, जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी ह्यूरिस्टिक दिया हुआ है, ये इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो है आपके। फिर अगला देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 105। 105 में डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स क्या करती है, ड्राइंग कंक्लूजंस बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स और प्रेमाइसेस। ये इसका उन्होंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अनुमानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक को क्या बोल रहे हैं, अनुमानी बोल रहे हैं। ठीक है, आपका ह्यूरिस्टिक क्या होता है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए ह्यूरिस्टिक जो है वो अनुमानी होता है। अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग चीजें होती है। जब लोगों के पास व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं, संसाधन नहीं, तो क्या करेंगे, अक्सर कौन सी समस्या समाधान पद्धति का उपयोग किया जाता है, वो है आपकी अनुमानी। अनुमान लगाते हैं कि हाँ एमसीक्यू कर लेते हैं, शायद आ जाए, लेकिन एमसीक्यू भी आपको अच्छे वाले लगाने होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अगला देखिए, निगमनात्मक तर्क में क्या बोल रहे हैं आपसे, सामान्य सिद्धांतों या परिसरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। स्टार कर लीजिए इसको। अभी यहाँ क्या पूछा है उन्होंने, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पूछा है। कहाँ से है, आपकी एनसीईआरटी में जाके उठाइएगा, 7 नंबर चैप्टर दिया हुआ होगा वहां पर। ठीक है, और इसी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगले टीआरई 3.0 के लिए तैयार रहेगा। अब डिडक्टिव तो पूछ लिया है, हो सकता है आपसे अगली बार इंडक्टिव पूछ लें। ठीक है, तो इंडक्टिव के लिए भी, निगमनात्मक के लिए पूछ लिया, आगमनात्मक के लिए क्या होगा उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, और यहाँ पे अब आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे मास्लो पूछ लिया है। ठीक है, लास्ट टाइम आपसे एसडीटी पूछ लिया था। ठीक है, और भी चीजें पूछ ली थी, तो अब तैयार रहें आप ड्राइव थ्योरी के लिए, हल थ्योरी के लिए, है ना, उन सब के लिए आप यहाँ पर तैयार रहें आगे 3.0 के लिए। ठीक है, और अगर आप कुछ फाउंडेशन वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। 106 नंबर का सवाल देखिए यहाँ पर, 106 नंबर का सवाल बोल रहा है, इन अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल व्हाट हैपेंस व्हेन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। याद करिए बीपीएससी 1.0 के अंदर सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। वहां पे किसका नाम था, क्विलियन एंड कुछ तो भी एक नाम था उनका, यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, उसी मिलता जुलता सवाल पूछा गया है आपसे यहाँ पे। एनसीईआरटी में जाएंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम फ्यूचर में बताएंगे आपको यहाँ से कहाँ से सवाल पूछा गया था। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसका देखना है। यहाँ पे आंसर क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरकनेक्टेड मैनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाम से समझिए क्या बोल रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना है इज स्टोर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। अगर आप केवल भाषा को भी पढ़ें, बीपीएससी की भाषा आसान होती है, अगर आप उसको आसानी से पढ़ें तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं चीजें क्या बोल रहे हैं। जब बोल रहा है यहाँ पर कि एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या है, इंटरकनेक्टेड नोड्स। नोड्स क्या होती है, एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे कनेक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो कोई भी जब यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीनियर सीक्वेंस में तो हो नहीं सकती, है ना, इंटरकनेक्टेड नोड ऐसे तो होंगे नहीं। ठीक है, और फिर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स, नहीं, तो यहाँ पे सी आपका आंसर है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड, बटी हुई होती है। ठीक है, एंड इंटरकनेक्टेड मैनर के अंदर ये होती है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद देखिए, विच टाइप ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, समानांतर वितरित मॉडल में, अब जरूरी नहीं आपने पढ़ा हो इसको, पढ़ना चाहिए वैसे। समांतर वितरित मॉडल में क्या होता है, जब जानकारी परस्पर जुड़े नोड्स के नेटवर्क के संग्रहित की जाती है। जाके आप यहाँ पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया था बीपीएससी वाला, वहां पे देखिएगा, वहां पे बताया था इंटरकनेक्टेड नोड्स किस प्रकार से, या फिर आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, उस प्रकार से देख लीजिएगा उसको, आई गेस बना हुआ है, देख लीजिएगा फिर से एक बार। जानकारी को वितरित और परस्पर जुड़े हुए तरीके से संग्रहित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 107 नंबर का, एकल श्रेणी का चर
में प्रेक्षित और अपेक्षित आवृत्तियों की तुलना करते समय किस प्रकार के chi स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपके लिए अगेन स्टार मार्क सवाल, ये था आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सवाल। ठीक है, एकदम से जंप करके क्या कर दिया इसने, क्या दिखा दिया आपको, पॉप आउट इफेक्ट दिखा दिया, एकदम से आपको chi स्क्वायर के आपको दो सवाल मिल गए। ठीक है, chi स्क्वायर आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं था, आपके सिलेबस में क्या मेंशन थी, एनसीईआरटी और उससे हाई स्तर का, लेकिन आपने मास्टर्स में या कभी ना कभी आपने मास्टर्स में जरूर पढ़ा होगा chi स्क्वायर के बारे में, तो वहां से उन्होंने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रही है, अभी भी डोमिनेट कर रही है आपकी अभी भी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से आप देखिए अभी तक 30-31 तो दिन बताए थे, 35-40 सवाल तक आप पहुंच जाएंगे जब तक ये पूरा पेपर एनालाइज होगा एक बार फिर से। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण। ठीक है, तो अगर आप 3.0 के लिए भी कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो रही है। और इस प्रकार से 2.0 में अगर आप नहीं हो पाता है आपका किसी कारणवश, हम तो चाह रहे हैं सबका हो जाए, अगेन वो 39 दे दें। ठीक है, तो सबका हो जाए उस कट ऑफ से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सभी का हो जाए, उसकी आपको शुभकामनाएं, ऐसी हमारी कामना है, इच्छा है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ 3.0 के लिए अगर आप सीरियस हैं तो क्या करिए, एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ डालिए। ठीक है, एकदम मोनोटोनस की तरह उसको पढ़ लीजिए, मोनोटोनी कर लीजिए उसके साथ, एकदम जुबान पे एक शब्द एक चीजें वहां पे रटी हुई हो आपको, तो आपको देखिए 3.0 में आपको कितनी आसानी हो जाएगी अगर बीपीएससी सिलेबस चेंज नहीं करता है तो। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ है आपको जो है अनसर्टेनिटी देखने मिली, कहीं से कुछ भी उन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इंडस्ट्री पे उनका फोकस है और क्या क्या फोकस है वो आगे बताएंगे, यहाँ फिलहाल पेपर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये सवाल हमारा जो फ्री लेक्चर था उसके अंदर यहाँ पे कवर था बड़ी आसानी से, अगर देखा होता आपने तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाते फ्री के। एक विशिष्ट न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली क्षमता क्या है, ये आपकी -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, यही होती है। एंड उसके बाद देखिए, प्रभाव प्रबंधन के संदर्भ में तात्पर्य क्या है, कृतज्ञता का, सामाजिक स्थितियों से बचना, वास्तविक भावनाएं व्यक्त करना, दूसरों का पक्ष पाने के लिए उनकी चापलूसी करने और उन्हें पसंद करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, दूसरों का पक्ष पाने के लिए उनकी चापलूसी करना या उन्हें पसंद करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। और देखिए अगेन एक और सवाल आपकी एनसीईआरटी से, साफ साफ दिया हुआ एनसीईआरटी में अनुरूपता के ऊपर किसका है, एज बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ देखेंगे एक बार यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे सवाल नंबर 111 के अंदर आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, -70 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल पूछ लिया आपसे -70 का, तो आगे के लिए आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि थ्रेशोल्ड कितना होता है, हाइपरपोलराइज कितने पे होता है, हाइपरपोलराइज ठीक है नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे डीपोलराइज कितने पे होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज भी किया है देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, और आगे देखिए सोडियम और क्लोरीन भी आएगा, वेट करते जाइए एंड वॉच करते जाइए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट इनग्रेटिएशन रिफर्स टू फ्लैटरिंग और प्लीजिंग अदर्स टू गेन देयर बिहेवियर, नॉट बिहेवियर, गेन देयर फेवर। ऑलराइट, ओके, इसके बाद देखिए व्हिच टाइप ऑफ chi स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सिंगल कैटेगरिकल वेरिएबल, chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च जो इन्होंने पूछा है एकदम से सीधे बम फोड़ दिया आपसे। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछ लिया, आपसे ये chi स्क्वायर तो पूछ लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जीवन भर के लिए, जब भी आप बीपीसी देंगे हो सकता है आपसे FO माइनस FE पूछ ले अगली बार। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बोल दे आपसे, अगली बार निकाल के दिखाइए इसको, इस बार बोला है, अटेम्प्ट किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, और ऐसे ही चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो 109 नंबर की बात करें, विच क्लासिक स्टडी की बात कर रहे हैं, कन्फर्मिटी इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स who were asked to match the length of lines on different cards। मिलीग्राम तो नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक शॉक की बात होती है वहां पे, एश की बात हो रही है कन्फर्मिटी स्टडी की। यहाँ पर इसके अंदर जिम्बार्डो का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान दीजिएगा, अगली बार हो सकता है आपसे सोशल रोल्स के बारे में पूछ ले, सामूहिक भूमिका के बारे में पूछ ले, है ना, हो सकता है आपसे पूछ ले जिम्बार्डो के बाद क्या हुआ था, तो आपकी जो अमेरिकन की जो एथिकल गाइडलाइंस है आपकी रिसर्च वगैरह के लिए वो भी यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ अगर आप हमारा कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पे 112 नंबर का पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंटली आपका एसोसिएटेड नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सोशल विड्रॉल एंड अवॉइडेंस ऑफ पीयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन टकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। बोला था आपको टकमैन पढ़ के जाना है, वेरिफिकेशन इन्विलेशन, वो जो सवाल था क्रिएटिविटी वाला, उसको याद करना है, रटना है, लेक्चर्स में फाउंडेशन में कितना बोला है। अब वो नहीं करेंगे, देखिए 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं वहां से, केवल आपको चीजें क्या करनी है, याद करनी है, वैसे के वैसे ही आपसे पूछी गई है। देखिए आपसे पिन्नेलवे का आपसे जो है पूरा आपसे पूछा गया है कि कैसे उसको पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। ठीक है, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कन्फर्मिंग कैसी है, ये तो सोलोमन एश के साथ होगी। ठीक है, ऑल राइट, उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये देखिए लगे लगे पूछा है उन्होंने, देखिए आपसे यहाँ पे 116 में, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना, वेरिफिकेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन,
प्रिपरेशन, ठीक है, आपको जमाने का दिया था, जो भी ऑर्डर है इसको जमा लीजिए वहां पर, ठीक है, बड़ी आसानी से आपका जम जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपको मालूम होना चाहिए पहले में क्या होता है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पूछ रहे हैं आपसे एक और सवाल जो है वो आपका किसके बारे में, मेलिंगरिंग। मेलिंगरिंग रिफर्स टू, ये मेलिंगरिंग क्या होती है, जेन्युइन एंड सेवरल फिजिकल सिम्टम्स विद क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशंस, डेलिब्रेट स्पेसिफिक फोबिया ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। तो मेलिंगरिंग में क्या बोल रहा है 113 में आपके, डेलिब्रेट एग्जैजरेशन और फीजनिंग ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम फॉर एक्सटर्नल गेन, ठीक है, इस चीज के लिए आपको यहाँ पर मेलिंगरिंग के बारे में पूछा है। तो देखिए उनका जो रुचि है कहाँ पे, आपके डीएसएम और आईसीडी के ऊपर भी उनकी नजर है, तो आप ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे देखिए समय के साथ क्या होगा, अभी तो देखिए आपकी कौन सी फेज में है, इसको हम कह सकते हैं अभी आपकी इन्फेंट स्टेज में है, ठीक है। आगे देखिए आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस वगैरह अभी तक नहीं पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, ठीक है। और आपकी स्टेजेस वगैरह नहीं पूछी है, कोलबर्ग वगैरह भी देखिए मॉरल डेवलपमेंट आइडेंटिटी वगैरह लास्ट टाइम पूछा था, इस टाइम उन्होंने मिस कर दिया है। तो जो नहीं पूछ रहे हैं वो अभी पूछे हैं, और जो अभी भी बच गया है वो आगे पूछेंगे 3.0 में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपको बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट। और क्या क्या पूछा, क्या क्या पढ़ना है आपको आगे के लिए वो बताते रहेंगे, चैनल को जरूर आप देखते रहिए। अगेन देखिए दो सवाल 114 नंबर 115 नंबर कहाँ से, आपकी टकमैन की स्टडी से ही पूछा है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्टॉर्मिंग के दौरान क्या होता है, साफ साफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जाके खोलिएगा, कभी खोली होगी तो अच्छी बात है, नहीं खोली जाके उसको जरूर देखिएगा, आपका वहां पर एनसीईआरटी में वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा विकास मॉडल का एक चरण नहीं है, आपका अनुरूप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कौन सा व्यवहार आमतौर पर आचरण विकार से नहीं जुड़ा है, वो क्या है, सामाजिक अलगाव और साथियों से परहेज, ये आपका सामान्यतः आचरण विकार से नहीं जुड़ा है। फिर देखिए रचनात्मक प्रक्रिया के चरणों को प्रारंभ से अंत तक व्यवस्थित करना है, ठीक है।